नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में आपातकाल का किया जिक्र। कहा, आपातकाल लगाने वालों ने की संविधान की हत्या। न्यायपालिका को भी गुलाम बनाए रखने का था इरादा। प्रधानमंत्री ने योग को बताया भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भरोसेमंद साधन। कहा, पिछले 10 वर्षों से भव्य बनता जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में धार्मिक यात्राओं के महत्व पर की बात। कहा, लंबे समय के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा का शुभारंभ। एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव का प्रतिबिंब ये यात्राएं। कोलकाता दुष्कर्म मामले में भाजपा ने सत्तारूढ़ टीएमसी को घेरा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ नहीं थम रहे अपराध। राष्ट्रीय महिला आयोग की 3 सदस्यीय टीम ने घटनास्थल का किया दौरा। वजीरिस्तान में हुए हमले को लेकर पाकिस्तान के दावे को भारत ने किया खारिज। भारतीय विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान। और यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी और तन्वी शर्मा ने रचा इतिहास। आयुष ने सेमीफाइनल में दुनिया के 9वें नंबर के खिलाड़ी को हराया। वहीं 16 वर्षीय तन्वी बनी किसी वर्ल्ड टूर फाइनल में पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। 25 जून को इमरजेंसी के 50 साल पूरे हुए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 123वीं कड़ी में कहा कि इमरजेंसी लगाने वालों ने संविधान की हत्या की। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी लगाने वालों का इरादा न्यायपालिका को भी अपना गुलाम बनाए रखने का था। 50 साल पहले स्वतंत्र भारत के इतिहास का काला अध्याय 25 जून 1975 की मध्यरात्रि को आपातकाल की घोषणा के साथ लिखा गया था। मन की बात की 123वीं कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी के बारे में बात करते हुए कहा कि जन भागीदारी की शक्ति से बड़े बड़े संकटों का मुकाबला किया जा सकता है। उन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई की एक ऑडियो क्लिप का जिक्र किया। आखिर ये जो जुल्म हुआ 2 साल तक, जुल्म तो 5-7 साल से शुरू हो गया था, मगर वो शिखर पर पहुंच गया है 2 साल में, जब इमरजेंसी लोगों पर ठोक दी और अमानुषी बर्ताव लोगों के साथ किया गया। लोगों के स्वतंत्रता के हक छीन लिए गए, अखबारों को कोई स्वतंत्रता न रही, न्यायालय बिल्कुल निर्बल बना दिए गए और जिस ढंग से 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में बंद कर दिए और फिर अपने मनमानी राज की ओर से होती रही, उसकी मिसाल दुनिया के इतिहास में भी मिलना मुश्किल है। साथियों, ये आवाज देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान मोरारजी भाई देसाई की है। उन्होंने संक्षेप में लेकिन बहुत ही स्पष्ट तरीके से इमरजेंसी के बारे में बताया। आप कल्पना कर सकते हैं वो दौर कैसा था। इमरजेंसी लगाने वालों ने ना सिर्फ हमारे संविधान की हत्या की, बल्कि उनका इरादा न्यायपालिका को भी अपना गुलाम बनाए रखने का था। इस दौरान लोगों को बड़े पैमाने पर प्रताड़ित किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान अनेक लोगों को कठोर यातनाएं दी गईं, लेकिन भारत की जनता का सामर्थ्य है कि वो झुकी नहीं, टूटी नहीं और आखिरकार आपातकाल हटा लिया गया। उन्होंने कहा कि बाबू जगजीवन राम जी ने इस बारे में बहुत ही सशक्त तरीके से अपनी बातें रखी थीं। बहनों और भाइयों, पिछला चुनाव नहीं था। सीधे लिए चलते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह तेलंगाना में हैं और इस समय वो नेशनल हल्दी बोर्ड के हेडक्वार्टर का उद्घाटन करने वाले हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको इस प्रोग्राम में। आज भारत भर के
करोड़ों किसान और विशेषकर तेलंगाना के हल्दी के खेती करने वाले सभी किसानों की 40 साल से मांग थी कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड बनाया जाए। आज मोदी जी ने इसको विधिवत रूप से पूरा करने का काम किया। इसके शुभारंभ के मौके पर मेरे साथ मंच पर उपस्थित मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्री जी किशन रेड्डी जी, मेरे मंत्रालय में मेरे साथी केंद्रीय मंत्री श्री बंडी संजय कुमार जी, श्री तुमल्ला नागेश्वर राव जी, कृषि मंत्री तेलंगाना, श्रीमती दानसरी अनसुया जी, पंचायती राज मंत्री तेलंगाना, जिन्होंने हल्दी बोर्ड के लिए बड़ी झगड़ा किया है भारत सरकार से, ऐसे हमारे सांसद अरविंद धर्मपुरी जी, हमारे सांसद के लक्ष्मण जी, और पहले हल्दी बोर्ड के चेयरमैन भी, सिर्फ हेडक्वार्टर नहीं, चेयरमैन भी हमने तेलंगाना से ही दिए हैं। श्री पल्ला गंगा रेड्डी जी, खड़े हो जाइए भाई। और आज इस सभा में आए हुए हल्दी उगाने वाले मेरे प्यारे किसान भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले मैं सभी किसान भाइयों बहनों को विनती करना चाहता हूं कि एक बार मोदी जी के सम्मान में जोर से ताली बजाकर मोदी जी का स्वागत करिए। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि एक वादा देश के प्रधानमंत्री जी ने देश भर के हल्दी की खेती करने वाले किसानों को किया था, और विशेषकर तेलंगाना और निजामाबाद में किया था। वो वादा आज पूरा हो जाने है, और मेरा सौभाग्य है कि हल्दी बोर्ड का उद्घाटन मेरे हाथों हो रहा है। देश भर के हल्दी के किसानों को, जो श्रम करते हैं, जो देश भर के लोगों को स्वस्थ रखने में अपनी भूमिका निभाते हैं और देश को समृद्ध करने में भी अपनी भूमिका निभाते हैं, वो सभी हल्दी के किसानों को मेरी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। अपना ये निजामाबाद कई दशकों से हल्दी की राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहां के किसान हल्दी सदियों से उगाते हैं, मगर उसको वैश्विक बाजार जितना मिलना चाहिए, इतना दुनिया के बाजार में आपका हल्दी नहीं जाता है। ये बोर्ड बनने से 3-4 साल में ही निजामाबाद की हल्दी दुनिया के ज्यादातर देशों में पहुंचेगी, इसका मुझे विश्वास। 2023 के चुनाव के दौरान मोदी जी ने यहां पर तेलंगाना में हल्दी बोर्ड की घोषणा की थी। अक्टूबर 23 में इसकी अधिसूचना जारी की, 25 में इसको शुरू किया, और आज 29 जून 2025 को इसका टेम्पररी हेडक्वार्टर भी हमने चालू करने का काम कर दिया है। और अब हल्दी बोर्ड विधिवत रूप से काम चालू करने के बाद हल्दी के किसान बिचौलियों के भरोसे नहीं रहेंगे। पैकिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट, ये पूरी चैनल
ये अपना हल्दी बोर्ड प्रस्तापित करेगा। और हम सब जानते हैं, सदियों से भारत के लोग कटु होने के बावजूद भी हमारी माताएं हल्दी अपने खाने में डालती है। कोई पागल नहीं है, कटु स्वाद क्यों लेगा? परंतु सबको मालूम है कि हल्दी एंटी वायरल है, एंटी कैंसर है और एंटी इंफ्लेमेटरी है। और हल्दी के औषधीय गुण दुनिया भर में इसको वंडर ड्रग के रूप में जानते हैं। एक आश्चर्यजनक दवाई है जो कई सारे रोगों को एक साथ मानव शरीर से थोड़ी सी मात्रा में खाए तो समाप्त कर देती है। अब ये जो हल्दी को कैसे खाना जाए वो नहीं जानते हैं, इसकी कैप्सूल बनाकर खाते हैं। मगर मैं तो पैदा हुआ तब से मेरी मां हर रोज खाने में थोड़ा थोड़ा सप्रमाण हल्दी खिलाती है और शरीर हमारा स्वस्थ रहता है। हमारे यहां उच्च कर्क्यूमिन वाली हल्दी भी उपलब्ध है, 7.8% और 6% से ज्यादा, जो विश्व भर में कहीं उपलब्ध नहीं है। और अब ऑर्गेनिक हल्दी का भी जीआई टैग प्रोडक्शन और जीआई टैग मार्केटिंग हमने शुरू किया है। और मित्रों, आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा, भारत सरकार ने 2030 तक $1 बिलियन के हल्दी के निर्यात का, एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा है। और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर $1 बिलियन के एक्सपोर्ट के लक्ष्य को अचीव करने की हमने पूरी तैयारी भी की। ये जो बोर्ड बनेगा, ये हल्दी की ज्यादा से ज्यादा कीमत हल्दी के किसानों तक पहुंचे, इसके लिए काम करेगा। इंटरनेशनल मार्केट में हल्दी की खपत को बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार करेगा। संभावित बाजार में भारत की हल्दी के अंदर जो औषधीय गुण है, इसका भी प्रचार प्रसार करेगा। उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा मानांक विश्व स्तर के हो, इस प्रकार का पैकिंग की भी शुरुआत करेंगे। किसानों को हल्दी खेत से कैसे निकालनी, जिससे एक्सपोर्ट में कोई बाधा ना आए, इसका प्रशिक्षण और कौशल विकास, इसकी ट्रेनिंग देने का भी काम करेंगे। और हल्दी के स्वास्थ्यवर्धक गुणों पर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर उसको विश्व के लिए प्रस्तावित करने का काम करेंगे। तेलंगाना में निजामाबाद, जगतियाल, निर्मल और कामारेड्डी जिला भारत के टॉप हल्दी उत्पाद करने वाले जिलों में होता है। और मित्रों, 2025 में हल्दी के किसानों को 18 से 19 हजार प्रति क्विंटल रेट मिला है। रेड्डी जी के नेतृत्व में जब ये बोर्ड बढ़े चलेगा, मुझे पूरा विश्वास है कम से कम 3 साल में हम 6 से 7 हजार रुपया ज्यादा किसानों को मिल पाए, इस तरह की मार्केटिंग की चयन करेंगे। 23-24 में भारत में 3 लाख हेक्टेयर में हल्दी हुई है और 10,74,000 10,74,000 टन हल्दी का उत्पाद हुआ है। मोदी जी ने किसान एक्सपोर्ट जो करे, इसका फायदा किसान को मिले, इसलिए कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट, भारत कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड भी स्थापना की है। और जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं, इसके लिए भारत ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव लिमिटेड की भी स्थापना की है।
जिससे आपके ऑर्गेनिक उत्पाद का विश्व में जो दाम मिलेगा उसका फायदा व्यापारी को नहीं मिलेगा, अपने किसान को मिलेगा। और मैं आज यहां कह कर जाता हूं, बहुत कम समय में इसी शहर में निजामाबाद में हल्दी के साथ साथ भारत ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव लिमिटेड और भारत कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड दोनों की भी ब्रांच ऑफिस निजामाबाद में खोलकर हल्दी के एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। मित्रों, मोदी जी ने एक शासन में एक कल्चर डेवलप किया है कि जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। 2023 में जो वादा किया था, 28 मई 2025 में आज हेडक्वार्टर समेत पूरी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी गई है। मैं हमारे सारे यहाँ जो नेता बैठे हैं, तेलंगाना सरकार के 2 प्रतिनिधि है, भारत सरकार के 2 प्रतिनिधि है, यहाँ के सांसद है, हमारे चेयरमैन साहब है, इस सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अंत में फिर से एक बार निजामाबाद, तेलंगाना और भारत भर के सभी हल्दी के किसानों को बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन। धन्यवाद। सीधा प्रसारण आप तेलंगाना के निजामाबाद से देख रहे थे, जहां पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड है, हल्दी बोर्ड के राष्ट्रीय मुख्यालय, उसका उद्घाटन उन्होंने किया और वहां पर उन्होंने संबोधित किया। ये वहां निजामाबाद के किसानों के लिए एक बड़ा मुद्दा था, जिस मांग को कि मोदी सरकार ने पूरा किया है, और इसी अवसर पर अमित शाह वहां पर गए हुए थे और वहां पर उन्होंने संबोधित किया। इसके अलावा भी अमित शाह के कई कार्यक्रम हैं। किसान महासम्मेलन में भी अमित शाह हिस्सा लेने वाले हैं और साथ ही अमित शाह के कई कार्यक्रम तेलंगाना में हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आज की कुछ और बड़ी खबर। राष्ट्रीय महिला आयोग की 3 सदस्यीय टीम ने आज कोलकाता के लॉ कॉलेज का दौरा किया। शुरुआत में टीम ने कस्बा थाने की पुलिस से बात की और फिर लॉ कॉलेज की पुलिस से भी बात की। हालांकि थोड़ा तनाव तब उत्पन्न हो गया जब स्थानीय पुलिस ने टीम को घटनास्थल की तस्वीर लेने से रोक दिया। हालांकि बाद में पुलिस को अनुमति देनी पड़ी क्योंकि यह महिला आयोग की गाइडलाइन का हिस्सा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य अर्चना मजूमदार ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार और यहां की पुलिस ने हमारा कोई सहयोग नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा कि घटना की सच्चाई पर पर्दा डाला जा रहा है। ये हमें ना विक्टिम से मिलने दे रहा, ना हमें क्राइम सीन दिखाया, ना कोई फोटोग्राफ लेने दिया। पुलिस का कोऑपरेशन में लिमिटेशन है। वो नहीं चाहते कि हम विक्टिम से बात करें, उसके परिवार से बात करें, उसके पास खड़ी रहे। पुलिस बोल रहा है कि कहाँ है हमें पता नहीं है। इमेजिन द DC डेप्यूटी कमिश्नर हु इज द नोडल ऑफिसर ऑफ द केस, शी डजंट नो वो कहाँ है। और वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह बहुत चिंताजनक है क्योंकि कानून व्यवस्था सिर्फ कोलकाता में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में बिगड़ रही है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में गुंडा राज है और प्रदेश में महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। कलकत्ता में केवल नहीं, पूरा बंगाल में
लॉ एंड ऑर्डर डिटोरिएट कर रहा है, गुंडा राज शुरू हो गया है। महिला सबसे ज्यादा असुरक्षित है बंगाल में। इस सरकार की कुंभकर्ण निद्रा टूटनी चाहिए, इनको जानी भी चाहिए। और कोलकाता लॉ कॉलेज की छात्रा से दुष्कर्म के मामले में पश्चिम बंगाल भाजपा ने सत्तारूढ़ ममता बनर्जी सरकार पर सवालिया निशान लगाया है। भाजपा ने आरोप लगाते हुए सत्तारूढ़ टीएमसी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल किया है कि 2013 से अपराधों की लंबी सूची होने के बावजूद मनोजीत मिश्रा 11 वर्षों से खुलेआम क्यों घूम रहा है। भाजपा ने टीएमसी से पूछा कि हत्या के प्रयास से लेकर यौन उत्पीड़न तक मनोजीत मिश्रा एक सीरियल अपराधी रहा है, फिर भी पुलिस ने उसे पहले कभी गिरफ्तार करने की हिम्मत क्यों नहीं की। पश्चिम बंगाल भाजपा ने कहा कि टीएमसी का कहना है कि वे भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। यह एक बेशर्म झूठ है। जब किसी कॉलेज में किसी व्यक्ति को चाकू मारकर कोई वर्षों तक गायब रहता है तो क्या इसे सावधान नहीं हो जाना चाहिए, या अपराधियों को बचाना अब राज्य सरकार की आधिकारिक नीति बन गई है। प्रोटेस्ट करने पर हमें जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद पुलिस हमें छोड़ने के लिए बोली थे बेल बॉन्ड पे साइन करके। हमने इसका विरोध किया और हमारे साथ 32 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, वो भी पूरी रात बाजार में रहे। और जब सरकार सोती है, जब पुलिस सोती है, तब किसी ना किसी को जागना पड़ता है। तो जगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। हमारा निवेदन है पश्चिम बंगाल के माँ बहनों से, पश्चिम बंगाल की आम नागरिक से, हम पूरी रात ऐसे ही जागने की जरूरत आ पड़ी है बंगाल को बचाने के लिए। 4 बार गिरफ्तार करे, 10 बार गिरफ्तार करे, बंगाल के लिए अगर 1000 बार गिरफ्तार करने की जरूरत हो, होने की जरूरत हो, तो 1000 बार गिरफ्तार होंगे। और भाजपा ने आरोपी मनोजीत मिश्रा के काले कारनामों की टाइमलाइन भी दी है और भाजपा ने कहा है कि साल 2013 में कॉलेज में दाखिले के 1 साल में मनोजीत ने छात्र को चाकू घोंपा, 3 साल गायब रहा और उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। इसके बाद 2017 में साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में तोड़फोड़ का आरोप लगा मनोजीत मिश्रा पर। एफआईआर दर्ज हुई लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। 2022 में प्रथम वर्ष की छात्रा ने कस्बा पुलिस स्टेशन में यौन उत्पीड़न, धमकी, जबरन वसूली और रैगिंग की शिकायत की। एक बार फिर से गिरफ्तारी नहीं हुई। 2025 में कॉलेज के पास आउट होने के 4 साल बाद भी वह कॉलेज में खुलेआम घूमता रहा। वो पास आउट हो चुका था। टीएमसी के छात्र विंग के रिक्रूटर के रूप में खुद को पेश करते हुए छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है। कृत्य को फिल्माया, सिर पर हॉकी स्टिक मारी, छात्रा के दोस्त और माता पिता को जान से मारने की धमकी भी दी। भाजपा ने यह भी कहा कि टीएमसी के हाथ खून से रंगे हुए हैं, बहाने बनाने का समय खत्म हो गया है। तो किस तरह से ये पूरा का पूरा मामला है, उसको लेकर के भाजपा ने टीएमसी को घेर लिया है। अगली खबर, बांग्लादेश के कुमिल्ला जिले के मुरादनगर उपजिला स्थित रामचंद्रपुर पंचकिट्टा गांव में एक 27 वर्षीय हिंदू महिला के साथ उसके घर में घुसकर बलात्कार किया गया। पीड़िता 2 बच्चों की मां है। पुलिस के मुताबिक आरोपी फजर अली रात करीब 11 बजे जबरन घर में घुस गया और वारदात को अंजाम दिया। घटना के तुरंत बाद कुछ लोगों ने पीड़िता का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे व्यापक जन आक्रोश फैला। वीडियो वायरल होते ही ढाका विश्वविद्यालय के जगन्नाथ हॉल के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन से सवाल किया कि उनकी बहन के साथ ऐसा क्यों हुआ। वहीं मुरादनगर पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने प्राथमिकी दर्ज करवाई, जिसके तहत कुमिल्ला जिला पुलिस ने मुख्य आरोपी के साथ साथ वीडियो रिकॉर्ड कर उसे फैलाने में शामिल 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। और अब बात हादसे की। ओडिशा के पुरी में गुंडीचा मंदिर के बाहर रविवार सुबह भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। इस भगदड़ में कम से कम 10 लोगों के घायल होने और 3 लोगों की मृत्यु की भी पुष्टि हुई है। तो वहीं मृतक श्रद्धालुओं के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। राज्य सरकार ने मामले में विकास आयुक्त के अधीन प्रशासनिक जांच के भी आदेश दे दिए हैं। मामले पर अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ओडिशा सरकार ने पुरी के डीएम और एसपी का तबादला कर दिया है। 2 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। डीसीपी विष्णुपति और कमांडेंट अजय पाधी को ड्यूटी में लापरवाही के लिए निलंबित किया गया है। चंचल राणा नए जिलाधिकारी और पिनाक मिश्रा ने एसपी का पदभार संभाल लिया है। तो वहीं मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस घटना पर दुख जताते हुए व्यक्तिगत रूप से तथा राज्य सरकार की ओर से माफी मांगी है।
ये घटना सुबह करीब 3 बजे से 4 बजे के बीच हुई, जब सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए मंदिर परिसर और रथ के समीप एकत्रित थे। रात 12:15 बजे पहुड़ा नीति संपन्न हुई थी, जिसके तहत भगवान के दर्शन बंद कर दिए गए थे। हालांकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पुनः आरंभ होने की प्रतीक्षा में रात भर वहां मौजूद रहे। सुबह 4 बजे मंगला आरती के लिए जब पट खुले, तब श्रद्धालुओं की भीड़ अचानक रथ की ओर दौड़ पड़ी, जिससे ये भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। और ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का तीसरा दिन है। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अब भी अपने अपने रथों पर ही विराजमान हैं। देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान के दर्शन कर रहे हैं। पूरा वातावरण भक्ति, उल्लास और आस्था से सराबोर है। भक्तों की आंखों में भगवान के दर्शन कर पाने की खुशी और भावुकता साफ दिखाई दे रही है। रविवार शाम लगभग 4 बजे भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ मां गुंडीचा के मंदिर में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद 5 जुलाई को बहुड़ा यात्रा शुरू होगी और 8 जुलाई को नीलाद्री विजय के अनुष्ठान पूरे कर भगवान अपने श्री मंदिर में पुनः प्रवेश करेंगे। इसके बाद पूरे विधि विधान के साथ ये रथ यात्रा का समापन संपन्न हो जाएगा। उड़ीसा के पुरी क्षेत्र में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आज तीसरा दिन है। सबसे पहले आपको भगवान जगन्नाथ के, माता सुभद्रा के और भाई बलभद्र के दर्शन करवा देते हैं। तीनों भाई बहन ने एक जैसी पोशाक पहनी है, सफ़ेद रंग की, जिस पे एक सुंदर कढ़ाई हो रही है, जो कि ग्रीन हरे रंग से की गई है। सुंदर लाल रंग की सुशोभित माला पहनी हुई है। माता सुभद्रा की बात करें तो माता सुभद्रा ने कितना सुंदर रूप है। सभी श्रद्धालु का मन कर रहा है कि इस स्वरूप को, इस लम्हे को वो अपनी आंखों में बसा लें। भगवान स्वयं बाहर आए हैं दर्शन देने के लिए अपने श्रद्धालुओं को, अपने भक्तों को, और चारों तरफ से आप देखिए, चारों तरफ से श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ को जैसे घेर लिया है कि आज तो अपने प्रभु के हम दर्शन ही करेंगे। कल यहाँ भगवान जगन्नाथ माता सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ यहाँ आ चुके हैं। कल से जो पूजा अर्चना, जो भोग विधि, आरती, मंगला आरती, जो भी सारी विधियां मंदिर के अंदर होती हैं, वो सारी विधियां आज बाहर हो रही हैं। चाहे वो छेरा पहरा की विधि हो, अभी देखिए भगवान जगन्नाथ के प्रांगण में झाड़ू लग रही है, उनका श्रृंगार संपन्न हुआ है। फूलों के साथ, तुलसी की माला के साथ भगवान का श्रृंगार किया है। अद्भुत लग रहे हैं भगवान, ऐसा रूप लग रहा है भगवान जगन्नाथ का जिसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। भक्त और भगवान के मिलन का ये दृश्य अद्भुत है, अतुलनीय है। बात अगर हम प्रशासन की करें तो आप देखिए प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां मुस्तैद की गई हैं। भीड़ में जगह जगह पुलिसकर्मी हैं जो रास्ता दे रहे हैं श्रद्धालुओं को। हालांकि ज़्यादा देर नहीं ठहरने दे रहे हैं रथ के सामने, और उसकी यही वजह है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है और किसी को तकलीफ ना हो, गर्मी है, उमस है, तो उससे भी थोड़ी सी परेशानी ना हो, तो पानी की बौछारें लगाई जा रही है। हर वक्त एक ही तमन्ना है प्रत्येक श्रद्धालु की कि इस लम्हे को हम अपनी आंखों में कैद कर ले। ये जो अनुभव है, यकीनन जीवन भर जिसने इस लम्हे को यहाँ पर आकर के जिया है वो उसके साथ रहने वाले हैं, क्योंकि भगवान का ये मानवीकरण का जो स्वरूप है ना, उसको शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। भक्त और भगवान के मिलन का ये स्वरूप बेहद ही अनमोल है, बेहद ही खूबसूरत है। कैमरा पर्सन जगमोहन के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। जी बिल्कुल, जो श्रद्धा है और जो भावना है और जो वहाँ का वातावरण है, उसको सचमुच शब्दों में बयान करना मुश्किल है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।